हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी फिजिक्स की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे पहले स्टूडेंट मेरी दो क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी वो कवर कर ली है और एक डेरिवेशन कराई थी मैंने आपको। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसी की हेल्प से मैंने आपसे कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। उसी की हेल्प से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए आप। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि डेरिवेशन को समझने से पहले आपको जो उसका चित्र है वो आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आपकी समझ में डेरिवेशन अच्छे से आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण मान लीजिए ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम्ब के आवेशों से मिलकर बना है। जिसके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मध्य बिंदु उसका ओ है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है। जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए सर, अक्षीय स्थिति क्या होती है? तो मान लीजिए हमने इस लाइन को जो बढ़ा दिया, यही इसका एक्सियल कंडीशन कहलाएगी, यानी यही इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। स्टूडेंट, ये पॉइंट पी जो है यहाँ पर एकांक धनावेश स्थित है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, दिशा जब यहाँ पर एकांक धनावेश है और ये कैसा है, ये भी धनावेश है, तो इसकी जो दिशा होगी ई प्लस क्यू, वो इस डायरेक्शन में होगी। और इसकी जो दिशा होगी, ये मान लो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और यहाँ पर कैसा है, सॉरी यहाँ पर कैसा नेगेटिव चार्ज है, और इस पर एकांक धनावेश पर कैसा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए इसकी जो दिशा होगी वो ई माइनस क्यू होगी, और वो ये होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दोबारा समझिए डायग्राम को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वहां पे स्टूडेंट देखिए कहाँ पे हम कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम्ब के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 12 मीटर। इसका मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर पॉइंट पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। जब यहाँ से यहाँ तक की 12 है, तो यहाँ तक की कितनी होगी, एल, और ये वाली भी कितनी होगी, एल। टोटल कितनी हो गई, 12। जो स्टूडेंट हमने डायग्राम में जो जो समझा है, उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेंगे। मैंने आपसे कहा था नोटबुक में जब नोट्स बनाए आप इस साइड में डायग्राम बनाएं और इस साइड में इसकी लैंग्वेज को लिख लें, जिससे कि अगर आपके समझने से आप बाई चांस भूल भी जाए डायग्राम को, तो लैंग्वेज को पढ़कर आपको याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए मेरे साथ साथ इसको समझिए। जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही आपको लिखना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है फ्रेंड,
ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन के है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। जिसके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको चित्र के अंदर समझाया था वही मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 12 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था वही मैंने यहाँ पर आपको नोट कराया। सेम बिल्कुल वही। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से दूरी की और बात कर लेते हैं। जैसे माइनस क्यू आवेश से दूरी क्या होगी इसकी? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्योंकि जब हमें यहाँ पर पहले बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर निकालेंगे? हम परिणामी बिंदु पर। ओके, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण, उसके लिए हमें दूरी का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो दूरी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एल। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? आर। तो इसमें से क्या होगा? आर में से ये वाली एल माइनस हो जाएगी, तो यह कितनी बचेगी? आर माइनस एल। कहाँ से स्टूडेंट ये दूरी बचेगी? आर माइनस एल बचेगी यहाँ से यहाँ तक की। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की तो आर है, और इधर की कितनी है? एल। तो प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी होगी? आर प्लस एल। लिखना चाहें इसको भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश से दूरी आर माइनस एल तथा प्लस क्यू आवेश से दूरी आर प्लस एल है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई माइनस क्यू, या इसको हम E1 और E2 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए, मैंने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है वो क्या था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। यहाँ पे दूरी क्या थी? आर। लेकिन यहाँ दूरी आर ना होकर यहाँ दूरी दी गई है आर माइनस एल, इसलिए यहाँ पर जो दूरी रखेंगे हम आर माइनस एल रखेंगे। और जो इसकी दिशा, इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा का जरूर मालूम होनी चाहिए हमें। क्या है इसकी दिशा? दिशा लिखेंगे तो मतलब इससे अगर दिशा नहीं बताते हैं तो एग्जाम में इसकी वजह से नंबर कम मिलते हैं। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा है टीबी। ठीक है स्टूडेंट, टीबी दिशा। नेक्स्ट, अब हम प्लस क्यू आवेश पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस क्यू आवेश पर कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के क्यू अपॉन दूरी दी गई है यहाँ पर आर प्लस एल का स्क्वायर।
और इसकी जो दिशा है स्टूडेंट वो है एपी, एपी डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वैद्युत की तीव्रता है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो परिणामी, अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम बिंदु P पर, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तब इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे नोट करते हैं, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखिए E बराबर, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो E बराबर क्या होगा, E माइनस का क्यू और E प्लस का क्यू। ओके, और इसमें से हमने क्यों घटाया, क्योंकि देखिए माइनस वाले में भी हमने क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि E माइनस क्यू जो है वो बड़ा है E प्लस क्यू से। कैसे बड़ा है, देखिए R में से जब हम L को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो कम हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। और इसमें अगर हम R में L को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा डेनोमिनेटर है वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम आएगी। इसलिए जो बड़ा जो है वो ये है, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, E बराबर कितने, E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन इंटू में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, जो कॉमन आ रहा है आपको कॉमन ले लीजिए। देखो ये कॉमन है स्टूडेंट इसके अंदर से, तो उसका हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q, या क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम देखो तो ये यहाँ माइनस का और ये प्लस का, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को हम मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट A प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। यहाँ पर जो आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी A का मान, मतलब A की जगह पे क्या दिया हुआ R और B की जगह पे L दिया गया है, तो यानी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2AB की जगह पे 2RL माइनस। देखिए माइनस वाले में स्टूडेंट क्या होता है, माइनस वाले में सिर्फ ये चेंजिंग होती है कि यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस दिया गया, तो इसलिए अंदर के सारे जो चिन्ह हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस का आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट R का स्क्वायर यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन इस चिन्ह की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस, L का स्क्वायर और ये जो माइनस का आ रहा है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नीचे देखिए ये सब सभी का आपने पढ़ी होगी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, यानी इसका जो मान है वो ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं। तो क्या आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q, 2RL और 2RL कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये 4RL हो गया, 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड ये 4RL जो लिख रहा है इसको हम इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू 12 इंटू में 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि हमें मालूम है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान जो होता है वो क्यू इंटू 12 के बराबर होता है, यानी इस पूरे की जगह पर हम p रख सकते हैं, इसलिए हम इसको बैक करके लिखेंगे। तो E बराबर देखिए 1/4πε0 के, इसी यहाँ पे क्या आ जाएगा p इंटू में 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि 2l छोटा है यानी r से, r जो है क्या 2l से बड़ा है, तो क्या होगा जब r l से बड़ा है तो इसको r की तुलना में इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी नगण्य मान लेंगे इसको, यानी इसको छोड़ नगण्य मान लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, यानी ना के बराबर मान है इसका, बहुत कम मान है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 1/4πε0 के p इंटू में 2r, 2 पावर ये है 2 ये कितनी हो जाएगी r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया, यानी 3 पावर बची यहाँ पर। E बराबर कितना आ गया 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब और इंटू में k है। देखो निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान कितना रखा जाता है 1, निर्वात अथवा वायु के लिए हम k का मान 1 लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आ जाएगी 1/4πε0, और k जब k से मतलब k की जगह पर 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2p अपॉन में r क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यानी फॉर्मूला है जो हमने प्रूव किया है, तो डेरिवेशन प्रूव की है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्रूव होकर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बता दी, ये क्यों होगी, क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग है। अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो हम इन दोनों को परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते, इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन दिशा अलग अलग होने के कारण हम इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस वाले की वैल्यू रख दी और यहाँ पर हमने प्लस वाले की, जो सेम था हमने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1/r माइनस एल स्क्वायर बचा, यहाँ 1/r प्लस एल स्क्वायर बचा। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर इसकी इधर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया यहाँ पर, या a माइनस बी का। नीचे ये जो नीचे फॉर्मूला हो गया ये, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a का मान कितना दिया r और b का मान कितना दिएगा एल स्क्वायर। RL से RL कट गया स्टूडेंट, 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL, इसको हमने ब्रेक कर लिख लिया, 4RL को 2L इंटू 2R पे लिख लिया हमने, क्योंकि P बराबर जो होता है Q इंटू 2L होता है, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा E बराबर 1/4πε0 के, इसकी जगह पे P आ जाएगा इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2L जो है R की तुलना में कहता है नगण्य है, मतलब कि बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया और इसकी जगह पे हमने वैल्यू मतलब r की पावर 2 ये थी 2 4 हो गई, एक r से एक r कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 3 बची। निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 रखा जाता है, जो परिवादितांक है उसका मान 1 लिया जाता है, इसलिए E का मान क्या निकल गया 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन में, ठीक है 2p अपॉन में r क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या होता है मात्रक होता है किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, मैं समझता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये मैंने आपको अक्षीय स्थिति करा दी, अब निरक्षीय स्थिति में ज्यादा चेंज है स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा ही चेंज है, वो भी सेम ऐसे ही होना है। उसमें हमें इक्विलेटरल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमें यहाँ पर एक्सियल लाइन पर निकाली थी, वहां पर इक्विलेटरल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर निरक्षीय हो जाएगी, बस यहाँ पर ये निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वही डायग्राम देखो स्टूडेंट पहले, एक मतलब ए भी क्या है यहाँ पर, ए भी क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो कैसे बना हुआ है -q और +q कूलम के आवेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ हमने +q ले लिया, यहाँ हमने -q ले लिया। ठीक,
इसके बीच में हमने एक मध्य बिंदु ले लेंगे हम, जो ये जिसे हम उदासीन बिंदु भी बोल सकते हैं। मध्य बिंदु ले लिया हमने, क्या, ओ। ठीक, इससे हमें आर दूरी पर क्या निकालनी है, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु पी पर। ठीक है, ये इसका उदासीन अक्ष कहलाएगा और इसी को ही हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया फ्रेंड, बिंदु पी दिया गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो बिंदु पी है हमारा, यहाँ पर जो बिंदु पी है, यहाँ पर एकांक धनावेश है। क्या है यहाँ पर, एकांक धनावेश दिया गया है यहाँ पर। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, जब एकांक धनावेश है और ये भी कैसा है, धनावेशित है, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो एसी की वजह से, इनमें प्रतिकर्षण की वजह से इसकी जो दिशा होगी स्टूडेंट, वो इस तरह होगी, मतलब इस प्रकार होगी। इसकी दिशा ई प्लस क्यू की दिशा होगी इस साइड में, ओके, यानी एपी की साइड में। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश के बारे में मैंने बताया था आपको कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसकी जो दिशा होगी वो होगी ई माइनस टू और इस साइड में, ठीक, बीपी की टीवी। यहाँ पर कौन क्या मान लिया हमने, थीटा, और यहाँ पर क्या मान लिया, थीटा, तो बाहरी कोण क्या होगा इसका, 2 थीटा। ठीक, इसके बीच की दूरी आपको मालूम है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी होती है, 12 मीटर होती है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई फिर, ये एल हो गई और ये वाली एल हो गई। ठीक, दोबारा समझ लीजिए डायग्राम को, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम के आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच में एक मध्य बिंदु है ओ, जिसे हम उदासीन अक्ष भी बोल सकते हैं। इसकी इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ये जो दिशा मैंने आपको बता दी, क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र में दिशा का याद होना बहुत जरूरी है। अगर हम दिशा के बारे में नहीं बताते हैं तो एग्जाम में इसकी वजह से नंबर हमें डेरिवेशन पर कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिशा का हमें मालूम होना चाहिए कि दिशा किसकी किधर है। ठीक है, अब वही लैंग्वेज जो मैंने उस वाले में अभी पिछली डेरिवेशन में आपको लिखवाई थी, सेम वही लिखनी है आपको। माना जो डायग्राम में आपने मैंने आपको समझाया वही लिखिए आप। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की जाए थी, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पॉइंट P1 निकालनी है, तो बिंदु P से यहाँ तक की दूरी मालूम होनी चाहिए और यहाँ तक की। तो स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अगर हम दूरी निकाले तो क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितनी है इतनी होगी, क्योंकि AP जो है BP के बराबर है। ठीक है, आगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये तो मैंने आपको लैंग्वेज पहले ही समझाई थी पिछली डेरिवेशन में भी। E प्लस क्यू क्या होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन जो इसकी दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, AP। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, AP। तो AP का मान तो मैंने आपको बता दिया कितना है, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा वैल्यू, 1/4πε0 के इंटू में Q r² प्लस L²। चूंकि AP बराबर है किसके, BP के, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस Q की निकल के आई है, इतनी ही E माइनस Q की निकल के आएगी। और स्टूडेंट मैंने दिशा के बारे में बताया था। अब देखो स्टूडेंट, इस पर तो मैंने दिशा दिशा के बारे में मतलब ये बता दिया है, लेकिन यहाँ देखो मैंने दिशा नहीं लगाई यहाँ पर, मतलब सभी में मतलब यहाँ पर जो है मैंने इसका वेक्टर नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों जो है परिमाण में तो बराबर है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E प्लस Q और E माइनस Q निकालेंगे, परिमाण में तो ये दोनों बराबर आएंगे, लेकिन ये दोनों दिशा में बराबर नहीं है, क्योंकि दिशा इनकी सेम नहीं है। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा जो है वो इधर है, इसलिए ये परिमाण में तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन दिशा में बराबर नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है। इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद में मैं आगे कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स चैप्टर है जिसमें सदिश के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं, एक A है और दूसरा क्या B है, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा, और परिणामी क्या है इसका, R। तो इस दिशा में जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, परिणामी जो है यहाँ पर R, यहाँ पर परिणामी हमारा क्या दिया गया P, और वैद्युत यहाँ पर एक सदिश क्या है E प्लस Q और दूसरा सदिश क्या है E माइनस Q, दो सदिश दिए गए हैं। ठीक है, और बीच का कोण यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 थीटा दिया गया, परिणामी यहाँ पे P दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब A जो है B के बराबर हो तब परिणामी जो मान होता है वो होता है 2A, यानी A B में से कुछ भी कोई भी एक ले सकते हैं, या A ले लो या B ले लो, 2A cos θ/2, ये R का मान होता है यानी परिणामी का। तो यहाँ पर जो परिणामी दिया गया बिंदु P पर परिणामी हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर जो परिणामी होगा वो क्या होगा E, और दोनों सदिश बराबर है, वैसे मैंने आपको बता दिया दोनों सदिश कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा 2EQ और कोस यहाँ पर थीटा था तो इसलिए θ/2 था, लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा ना होकर यहाँ कितने दिएगा 2θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ E की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू E प्लस Q की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 के Q अपॉन R² प्लस L² इंटू थीटा की मैं स्टूडेंट कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या बचा, कोस थीटा बचा है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए तो आधार बटे खड़, तो आधार कितना दिया गया यहाँ पर
जो कोस होता है मतलब त्रिभुज के अंदर जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार बटे कर। तो यहाँ पर आधार L दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, आधार L दिया गया और जो कर दिया गया वो दिया गया r² प्लस L²। आगे देखिए E बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 ये क्यू की इंटू क्यू इंटू में सी गुणा, अच्छा कर दिया हमने 12 से, ठीक है। ये पावर देखिए, इसके ऊपर एक पावर लग रही है और हाफ इसके ऊपर है, जिस पर रूट होता है तो हाफ पावर होती है, तो हाफ इस पर है और एक इस पर है, तो हाँ तो सॉरी यहाँ पर 1 दी गई और यहाँ पर हाफ यहाँ पर दी गई, तो कितनी हो गई है 3/2 हो गई पावर, कितनी हो गई r² प्लस L² की पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले डेरिवेशन में कि ये जो मान होता है क्योंकि P बराबर Q इंटू 12 होता है, तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 के, और इसकी जगह पर आ जाएगा P अपॉन में r² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। चूंकि यदि 2L जो है छोटा है किससे, R से, यानी R जो है L की तुलना में बड़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जब L छोटा है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन R की पावर 2 ये है और बाहर कितनी लग रही है इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर निकल कर आ गया 1/4πε0 के और P अपॉन R की। अभी मैंने आपको K के बारे में बताया था कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना रखते हैं 1, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आएगी, E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी दोनों डेरिवेशन हो गए। तो मैंने आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई है, वो मैंने अक्षीय स्थिति में कराई है। स्टूडेंट देखो यहाँ से मैंने आपको ये समझा दिया है यहाँ पर ये किस तरीके से आई है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अगर मैं आपको उसको पूरा लिखवाऊंगा तो बहुत बड़ी डेरिवेशन हो जाएगी। तो मैंने आपको बता तो दिया है कि ये कैसा आया है कि जब दोनों सदिश बराबर होते हैं ना तब उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा दोनों में से कोई एक सदिश और जो कोस जो थीटा दिया गया है अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है प्लस क्यू की और उसके बाद में यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रख दी, कि पावर पर 1 थी, इस पर हाथ थी, तो दोनों की कितनी हो गई 3/2 हो गई। और ये मान किसका होता है, क्योंकि P और R Q इंटू 12 होता है इसलिए ये P का मान हो जाएगा। 2L R से छोटा है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे इसको L को, और यहाँ पर कितनी आएगी पावर r² इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे P अपॉन R। तो स्टूडेंट मैंने आज ये आपको 2 डेरिवेशन कराई है। आज की हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बस, और मिलते हैं अगली क्लास में। स्टूडेंट अगली क्लास में मैं आपको बल एवं आघूर्ण के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसकी डेरिवेशन कराऊंगा। स्टूडेंट मैं जो आपको करा रहा हूँ ये हमारी यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युत की, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो स्टूडेंट 2 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की किरणें। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ अभी। दूसरा वाला जो चैप्टर वैद्युत जो इसके अंदर मिक्स है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की किरणें, उसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले आप इसको कर लीजिए पूरा, इसके न्यूमेरिकल वगैरह पूरा इसका सॉल्यूशन होने के बाद में फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट मेरी क्लास की टाइमिंग आपको मालूम होगी, सुबह 8 और 9 के बीच में मेरी आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। आज के हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।